सरकार का संसदीय स्वरूप। तो संसदीय हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली है वो क्या क्या कही जाती है? संसदीय शासन प्रणाली, है ना। अब संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं होती हैं कुछ, देखो। वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिक प्रमुख का अस्तित्व। आपको पता है कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, है ना, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। तो आपने देखा था केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका देखा था ना, कौन कौन शामिल होता है केंद्रीय कार्यपालिका में? केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन होता है भैया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवाधीश। नहीं सुने हो? सुने हो ना, महान्यायवादी, ये 5 लोग होते हैं। मंत्रिपरिषद मतलब अगर केंद्रीय कार्यपालिका की बात हो रही तो केंद्र में जितने मंत्री सब शामिल है। केंद्रीय कार्यपालिका का मुखिया कौन? लेकिन अगर बोल दूं वास्तविक मुखिया कौन? ये अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है? वास्तविक नाम मात्र। ये नाम मात्र का प्रमुख होता है और ये वास्तविक प्रमुख होता है, देखने को मिलता है आपको। तो ये संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता, मतलब ये है कि नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख होगा। केंद्रीय कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। वास्तविक प्रमुख कौन? प्रधानमंत्री। दोनों होते हैं। आइए, बहुमत दल की सत्ता, दूसरी विशेषता। भाई चुनाव होता है और जो राजनीतिक दल चुनाव जीतता है, बहुमत प्राप्त करता है, उसी की सरकार होती है, ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, विधायिका संसद के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जवाबदेही। कार्यपालिका की सामूहिक जवाबदेही, विधायिका बोलो आप, केंद्रीय विधायिका, या फिर संसद बोल लो आप। सामूहिक जवाबदेही, ये जवाबदेही आप पहली बार सुन रहे हो कि पहले भी सुन चुके हो? सुन चुके हो। जो प्रधानमंत्री समेत जितने मंत्री होते हैं ना, इनकी 2 प्रकार से जवाबदेही होती है, 2 प्रकार से उत्तरदायित्व इनका होता है। एक तो सामूहिक और एक व्यक्तिगत। जितने भी मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री समेत जितने भी मंत्री हैं, है ना, ये वास्तविक है ना। तो इस मंत्रिपरिषद भी शामिल है, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक, तो सब प्रधानमंत्री समेत सारे मंत्रिपरिषद की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, सामूहिक जवाबदेही और व्यक्तिगत जवाबदेही, 2 प्रकार की जवाबदेही की बात संविधान करता है। व्यक्तिगत जवाबदेही कैसे? राष्ट्रपति किसी भी मंत्रालय से कभी भी रिपोर्ट मंगा सकते हैं कि आप रिपोर्ट भेजिए। रेलवे मंत्री से बोल सकते हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री से बोल सकते हैं कि आप रिपोर्ट भेजिए, क्या कामकाज क्या कर रहे हैं आप लोग ना। प्रधानमंत्री से कह सकते हैं रिपोर्ट भेजिए भाई, क्या क्या कौन कौन सा विधेयक ला रहे हैं आप लोग, क्या क्या काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि कभी भी वो प्रधानमंत्री समेत किसी भी मंत्री की गतिविधियों की, प्रशासनिक व विधायी गतिविधियों की जांच कर सकता है। कैसे जांच करेगा? रिपोर्ट मांग के। ये व्यक्तिगत हो गया। व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री समेत प्रत्येक मंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? राष्ट्रपति ना। अब सामूहिक देख लेते हैं। आपको पता है कि मंत्रियों से लोकसभा और राज्यसभा में सवाल पूछे जा सकते हैं, सवाल पूछते हैं ना विपक्षी दल। तो ये क्या हो गई? सामूहिक जवाबदेही। मतलब पूरे एक समूह के रूप में इनकी एक सदन में जवाबदेही है। बात समझ रहे हो? आप जवाबदेही का मतलब क्या होता है? आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको जवाब देना होगा। आपसे राष्ट्रपति प्रश्न पूछ सकता है रिपोर्ट मंगा के, क्या हुआ है, क्या कर रहे हो आप। तो ये व्यक्तिगत जवाबदेही हो गई। और अगर आप सदन में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं तो ये क्या हो गया? सामूहिक जवाबदेही हो गई। क्लियर है? समझ रहे हो? अच्छा, ये तो संसद हो गया।
लेकिन मान लो आपको संसद के दोनों सदनों में से एक सदन चुनना हो तो क्या बोलोगे आप, क्या उत्तर होगा आपका? कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह हैं? आपको उत्तर चुनना है एक, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा क्या चुनना होगा आपको? क्यों चुनोगे? क्योंकि राज्यसभा में भी तो मंत्रियों से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो लोकसभा क्यों चुन रहे हो आप? इसलिए क्योंकि सरकार का अस्तित्व लोकसभा में ही डिपेंड करता है। अगर लोकसभा में बहुमत में है तो सरकार रहेगी, अगर लोकसभा में बहुमत खो दिया तो सरकार गई। इसीलिए दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? लोकसभा। अगर आपको एक सदन चुनना हो तो आप क्या चुनोगे? लोकसभा। क्लियर है? विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, जो मंत्री होते हैं, जो भी मंत्री हैं, आपको पता है ये संसद के किसी सदन के सदस्य भी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रहा तो क्या वो मंत्री रह सकता है? नहीं। तो ये भी एक गुण हो गया। ये संसदीय शासन प्रणाली के गुण देख रहे हो आप, प्रश्न आ जाएगा इनमें से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, नहीं है ना? समझ गए आप? हालांकि छोटे एग्जामों में कम चांसेस है, लेकिन व्यापम के बड़े एग्जामों और पीएससी में इसके चांसेस हैं, कूट वाला प्रश्न जहां बनता है। ठीक। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व पता है आपको? भाई संसदीय शासन प्रणाली में केंद्र में किसका नेतृत्व होता है? प्रधानमंत्री का। और राज्य में किसका होता है? मुख्यमंत्री का। निचले सदन का विघटन, जो निचला सदन होता है, जो निम्न सदन होता है, वो विघटित होता है। भाई संसद के दो सदन, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें स्थायी सदन कौन सी? राज्यसभा। और लोकसभा स्थायी है क्या? नहीं है, अस्थायी है। क्यों? क्योंकि उसका विघटन होता है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल होता है, कार्यकाल खत्म होगा, लोकसभा का विघटन होगा। ये बात और है कि 5 साल के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी लोकसभा का विघटन हो सकता है, अगर सरकार बहुमत खो दे। अगर सरकार बहुमत खो दे और राष्ट्रपति को लगता है कि किसी प्रकार से एक स्थिर सरकार नहीं बनाई जा सक रही है, तो लोकसभा विघटित हो जाती, भंग हो जाती। विघटित का दूसरा शब्द क्या है? भंग। लोकसभा भंग होता है। क्लियर है? तो लोकसभा आप देखते हो, केंद्र में लोकसभा का विघटन होता है, राज्य में विधानसभा का विघटन होता है। ठीक। तो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए। आइए, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता से आप क्या समझे? संप्रभुता, ऑल पावरफुल। संसदीय संप्रभुता मतलब संसद ही सर्वशक्तिशाली। ठीक। और क्या बोल रहा? न्यायिक, और न्यायालय भी अपनी क्षेत्र में सर्वोच्च है, संसद भी अपने क्षेत्र में। विधि बनानी हो तो सबसे बड़ा संस्था कौन सा है देश में? संसद। और न्यायपालिका का सबसे बड़ा संस्था कौन सा है ना? दोनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, लेकिन दोनों में समन्वय की बात हो रही। समन्वय बोले तो तालमेल, कोऑर्डिनेशन ना। संसदीय संप्रभुता हमने कहाँ से ली है? फैक्ट। अब ये किसी भी एग्जाम में बन जाएगा। संसदीय संप्रभुता हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। और न्यायिक सर्वोच्चता कहाँ से ली है? अमेरिका से। ठीक। अब सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में संशोधन कर सकती। देखो, अब दोनों में समन्वय कैसे है? दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। अगर विधि बनाने का क्षेत्र हो, विधायिका की बात हो तो संसद सर्वोच्च है, और अगर न्यायपालिका की बात हो तो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। ठीक है। लेकिन दोनों में तालमेल कैसा है? देखो, आपको पता है कि वो न्यायिक सर्वोच्चता रखता है। इसका मतलब ये है कि संसद अगर कोई ऐसी विधि बनाता है जो संविधान के विरुद्ध हो, तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की
शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस विधि को गैर कानूनी असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकता है? पता है कि नहीं पता है? कैसे नो नहीं? हाँ, तो जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साला तो सो रही थी। ये समझ में आया? न्यायिक सर्वोच्चता कैसे? आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति के माध्यम से किसी भी विधि, संसद के या राज्य विधानमंडल की किसी भी विधि की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। और यदि सर्वोच्च न्यायालय पाता है कि फलाना विधि संविधान का उल्लंघन कर रही है या संविधान के विरुद्ध है, तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्ति के तहत उस कानून को, उस विधि को रद्द कर सकती है। यही था ना? ठीक, ये न्यायिक सर्वोच्चता हो गई। अब अपन संसद को देख लेते हैं। संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। संसद संविधान के किसी भी भाग में एक संविधान संशोधन विधेयक लाकर दोनों सदनों में यदि पारित होता है तो संशोधन कर सकता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ हैं और दोनों का समन्वय है ना? चलो, 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाता है। एक फैक्ट, ये किसी भी छोटे मोटे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 2015 से। कब से मनाया जा रहा है? शुरुआत हुआ 2015 से। और कब, किस उपलक्ष्य पर? अंबेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पर प्रारंभ हुआ। 2015 में अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। ठीक, अब विचारक देख लो आप, कुछ विचारक ना, ये पूछ लिया जाता है झटके झटके, और उसमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नीचे दिख रहा है, ये किसी भी एग्जाम में, एसएससी हो चाहे कोई एग्जाम हो, केसी वीर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है। ठीक, मॉरिस जोन्स ने क्या कहा है? बार्गेनिंग, सौदेबाजी, संघवाद कहा है। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है? केंद्रीकृत प्रवृत्ति के साथ एक संघ, केंद्रीकृत प्रवृत्ति के साथ एक संघ। और एम लिबे नहीं है, एप है, एप लिबे, एक्सट्रीमली फेडरल कहा है। ठीक, अब इसके बाद इधर ऊपर चले जाओ, पीएससी व्यापम में भी आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने और हिदायतुल्लाह ने क्या कहा है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। पूछ देगा आपसे, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू और हिदायतुल्लाह। सुभाष कश्यप ने कहा है प्रस्तावना संविधान की आधारशिला है। कीवर्ड याद रखना बस, ठीक हो जाएगा। आत्मा, जवाहरलाल और आधारशिला। मुंशी, जन्म कुंडली, मुंशी ने क्या कहा है? जन्म कुंडली। ऐसे कीवर्ड में याद रखना। ठीक, ये अंग्रेजी शब्द है, क्वासी फेडरल, बार्गेनिंग, फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। इसी को सहकारी संघवाद को क्या कहते हैं? देखो, ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? सहकारी संघवाद। इसी को मार्बल केक संघवाद कहते हैं। इतना तो आपको वेदम रटा हुआ याद रहना चाहिए किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक, रट लो, अभी तो पूछता नहीं है उतनी डिटेल। आइए, संविधान की प्रस्तावना किए थे अपन? नहीं किए थे, भाग 1 से किए हैं, लेकिन प्रस्तावना नहीं किए थे ना। तो चलिए, संविधान शुरू होता है प्रस्तावना से। ठीक, क्या होता है प्रस्तावना? इंट्रोडक्शन, प्रीफेस। और अगर समझाना हो तो कैसे बोलोगे? प्रस्तावना वास्तव में एक उस किताब का सारांश होता है ना। उस प्रस्तावना को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको किताब की विषय वस्तु का ज्ञान हो जाएगा कि क्या आप पढ़ने वाले हो किताब में। ठीक, चलिए आइए, अब एक बात बताओ, ये प्रस्तावना कितने लोगों को याद है? नहीं याद है। आपको प्रस्तावना, लोग सोचेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रस्तावना कितना ज़रूरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आपको प्रस्तावना याद है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। दूसरा, कभी आप इंटरव्यू में जाओगे और आपसे बोल दिया कि प्रस्तावना बोलिए, और आपने बोल दिया तो उसका प्रभाव तगड़ा होगा, और करने लगे तो कभी भी, बता रहा हूँ, संविधान का ये महत्वपूर्ण वो है कि आप लोग बोल दिया संविधान के प्रश्न, कोई बैठ गया मेरे जैसा आदमी, है ना, और अब मैं देख रहा, मैं संविधान की जानकारी टेस्ट करूंगा, मैं आ गया भाई, बढ़िया, कैसा मेरा पहला प्रश्न, कैसा लगता है आपको संविधान? बहुत अच्छा। प्रस्तावना बोलिए। प्रस्तावना बोल दिया तो उसका प्रभाव अच्छा होगा मेरे ऊपर, शाबाश, लड़का अच्छा है, 10 में से 9 नंबर दे दिया मैंने वो, और वो डिंग हाँ करा है, संविधान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, संविधान की अच्छी समझ है मेरे को, प्रस्तावना बोल, हो गया, तो मैं 0 दे दिया 10 में से। तो इंटरव्यू, एसएससी में भी इंटरव्यू होता है ना, नहीं होता? होता है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए होता है, यूपीएससी में होता है, पीएससी में होता है ना। लेकिन चलो ये तो बात इंटरव्यू की हो गई। अब बात आ गई इससे जुड़े हुए प्रश्न की, तो मैं बताता हूँ आपको क्यों आपको प्रस्तावना याद होगा तो आपसे प्रश्न बनेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक, फिर नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसकी बात हो रही, फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। आपको ये वर्ड दे देगा, बोलेगा पहले से प्रस्तावना में शुरू से लेकर बाद के क्रम में बताओ, या अंतिम से लेकर पहले के क्रम में बताओ, है ना। या फिर आपसे बोल देगा देखो प्रश्न कैसे बनते हैं। भाई प्रस्तावना स्वतंत्रता की बात कर रहा है, किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहा है? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की, ऐसे प्रश्न बन जाएगा। अब प्रस्तावना याद रहेगा तो आपको ऐसे बन जाएगा, ठीक। फिर आपसे बोल देगा भैया न्याय की बात कर रहा है, न्याय, तो किस प्रकार के न्याय की बात कर रहा है? देखो आप, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 न्याय की बात कर रहा है, ऐसे प्रश्न बनेगा। फिर उसके बाद देखो किस प्रकार की बंधुता की बात कर रहा है? राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात कर रहा है। फिर दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 19 प्रस्तावना में कौन से ईयर का इस्तेमाल हुआ है और क्या हुआ इस दिन? संविधान क्या क्या हुआ? अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ, और तो बहुत सारी चीजें हो गई यहाँ पर। तो चलो भाई, आपको इंटरेस्ट आए तो प्रस्तावना याद कर लेना, नहीं आया तो मैं आपको अब कुछ शब्द बता रहा हूं जहां से प्रश्न बनेंगे। देखो, भारत की विशेषता बताइए। सबसे पहले शुरुआत हुआ प्रस्तावना और भारत की विशेषता बता दी। भारत कैसा देश है? भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। भारत एक बता दिया। भारत की विशेषता आपसे बोल दिया कि भाई राष्ट्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य, ठीक। अब उसके बाद ये समस्त नागरिकों को न्याय देने की बात कर रहा है। कितने प्रकार की न्याय? 3 कौन कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये बन गया दूसरा एंगल। तो प्रस्तावना न्याय की बात कर रहा है, किस किस प्रकार के न्याय की? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। उसके बाद संविधान प्रस्तावना में स्वतंत्रता की भी बात हो रही। किस की स्वतंत्रता? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। एक और प्रश्न बन गया। उसके बाद ये समानता की भी बात कर रहा है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता की बात कर रहा है। उसके बाद ये बात कर रहा है
कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता की भी बात कर रहा है। समझ रहे हो प्रश्न कैसे कैसे बनेगा, है ना? तो आप तो या तो ऐसे लिख सकते हो भैया, राष्ट्र की विशेषता क्या है, शब्द लिख लो पूरे। फिर न्याय की बात कर रहे हैं, 3 न्याय लिख लो। फिर क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है, ये पूरी स्वतंत्रता लिख लो। फिर बोल रहा है भाई बंधुता, तो क्या, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, हो गया। और कौन सा डेट, 26 नवंबर 1949, और इस तारीख को क्या हुआ, अंगीकृत हुआ संविधान, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, अपनाया गया। इसी को और क्या बोल देते हैं अपन, ना लागू कौन बोल रही, लागू नहीं हुआ इस दिन, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। अभी आया भी था पीएससी में, और छोटी सी गलती से वहां कुछ लोग गड़बड़ा गए होंगे ना। देखो ध्यान रखो, अब जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैं बताया था, उसके बाद कोई गलत किया होगा, क्योंकि मैं जान रहा था यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं। 26 नवंबर 1949 और एक 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा संविधान, देखो उसी में लिखा हुआ प्रस्तावना में क्या हुआ, अंगीकृत, क्या हुआ, अंगीकृत, और इसी को क्या बोला जाता है, अपनाया गया। ठीक, और दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है, अधिनियमित, और दूसरा शब्द अधिनियमित। लेकिन 26 जनवरी को क्या याद रखोगे आप, लागू, और एक और शब्द क्या रखोगे, प्रारंभ हुआ, और एक और शब्द प्रारंभ, यही पूछेगा आपसे, यही शब्दों का इस्तेमाल करेगा वो। समझ गए? और आत्मार्पित भी अगर पूछ दिया तो यही है, क्या हुआ, आत्मार्पित। देखो ये देख लो, अंगीकृत, अधिनियमित और, समझ गए? तो याद कर हुए ला घर में, हो गया, याद हो गया? चलो सुनाओ। हम सब भारत के लोग भारत की एकता, स्वतंत्रता, नहीं, हम सब भारत के लोग भारत लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष राज्य बनाने तथा भारत की स्वतंत्रता, एकता, थोड़ा सा देखिए। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि तुमको इतने जल्दी याद कैसे हो गया। कब कब, अभी, पिछले साल? कर लोगे याद, याद करवाओ, है? मैं एक ही बार करवाऊंगा, लेकिन तुमको जाके घर इसको रिवीजन फिर वही चिपका के रख देना 7 दिन तक, है ना? या कोई है जो ऐसा बोलता है मेरा दिमाग एकदम कंप्यूटर की तरह है? तेरा बिल्कुल नहीं है, किसी का नहीं होता। नहीं, मैं तुम लोगों को कितनी बार बोलूं रे, अपने ऊपर शंका मत किया करो। जो तुम्हारे साथ होता है वो सबके साथ होता है, लेकिन इंसान सोचता क्या है, मैं ही गधा हूं ना। तो इंसान यही सोचता कि मैं गधा हूं, बाकी सब होशियार है। ऐसा नहीं है भाई, वो भी गधा है, लेकिन बार बार रिवीजन करता है, लिख लिख के याद करता है, तो उसको तगड़ा याद रहता है। तुम लोग कामचोरी कर देते हो तो याद नहीं रहता है। ठीक, चलो, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो शब्दों का ध्यान दो, ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने के लिए, यहाँ तक आना अपने को। ठीक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, फिर से, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ तक, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर से आते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए, यही हुआ ना, न्याय बस न्याय। तो यहाँ तक एकदम आंख बंद करके खुद दोहराओ कि बिना रुके दोहरा लेते हो कि नहीं, देख के नहीं, स्वयं। दोहरा लिए? कितने लोग मिस किए, कुछ रुक गए? कोई नहीं है, आराम से होता है, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में, किसी को 4 बार में होगा। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात क्या है कि अगर 5 बार में भी याद होता है तो वो उसने छोड़ा नहीं, बड़ी बात ये है। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं ना, फिर से एक बार दोहरा लो मेरे साथ, अब बिना देखे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, अब जोड़ो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए। ध्यान से इधर उधर भागता है दिमाग, लगाओ। क्या बात की है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, है ना। अब अपन यहाँ तक फिर से सिलते हैं, सिलाई करके आगे आते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, आ गए, थोड़ा बहुत मिस हुआ चलेगा, जुड़ जाएगा भी, के लिए ना, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए। एक लाइन में जोड़ो इसको ना, तोड़ना ठीक नहीं है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए ना, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए, है ना, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए। सिलें ऊपर से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, फिर तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बस, फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए, है ना। 3 बार लगातार वहां से लाकर बिना रोके एकदम ध्यान से यहां तक पढ़ो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और शर्त की समानता प्राप्त करने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए। हाँ, अपने आप को पुष्टि कर लो कि बिल्कुल एकदम याद है मेरे। आगे बढ़ूं क्या? देखो, फिर आगे बढ़ते जाने से क्या होता है, ये पुख्ता नहीं होगा तो विश्वास तुम्हारा डगमगा जाता है। पहले ये पुख्ता हो गया, विश्वास आ जाता है तो आगे बढ़ जाओगे। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, है ना, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, है ना। हाँ, तो नंबर तो बोला क्या मैं, जनवरी बोल दिया। अच्छा, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा, 49 ईस्वी को एतद द्वारा, ठीक, फिर से आते हैं। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। चलो अब इसको पूरा सिल के एक साथ बोलना है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, है ना। जहां गड़बड़ हो जाए ना, एकदम ईमानदारी से ऐसे हाथ खड़ा कर देना ना,
मतलब ऐसा नहीं है, फिर जब तक हाथ नीचे ना हो जाए तब तक अपन मतलब दोबारा प्रयास करेंगे। ऐसे ही याद किया जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि छात्रों को याद करने का, पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है, ऊपर से लेकर आखिरी तक पढ़ते रहते हैं 100 बार और लिंक जुड़ता नहीं है। तो बड़ा चीज़ है तो इसी तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में करके सिल के किया जाता है ना। चलिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों में को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए और तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। है ना। तो आ गया था, मतलब 90% की बीच में एती हो गई रीस, हो गया था। तो अब अपने मन में, अब कोई हल्ला नहीं करना, अब अपने मन में तब तक करो जब तक 100% बिना रुके गलती के आ नहीं जाता। ठीक, देखो, ऐसा मेरा ये कराने का मकसद था। मकसद क्या था कि मैं ये बताना चाहता हूँ दुनिया को कि मैं केवल किसी प्रकार चयन फोटो के प्रचार और दुनिया भर के प्रपंच करके हजारों छात्रों की भीड़ इकट्ठी करूं और उसमें चंद ब्रिलियंट छात्र जो चयनित होते हैं उन पर सीना ठोकूं और उनका फ़ोटो का प्रचार करके मैं हज़ारों स्टूडेंट को फांसूं, इसलिए कोचिंग नहीं चलाता। हाँ, मुझे मालूम है कि मेरी बातें समझा पाना बहुत मुश्किल है लोगों को, क्योंकि नए नए छात्रों को इतनी बुद्धि नहीं होती है। वो केवल जो प्रचार दिखता है, जो प्रचारित किया जाता है, वो झूठे आडंबर, झूठे चयन फ़ोटो के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन मैं बताऊं, बहुत सारे छात्र मेरे ऐसे हैं जो सामान्य या सामान्य से कम रहे, लेकिन 3 महीना में किसी को 6 महीना में जिसने विश्वास किया, लगातार मैंने बोला कि तुमको क्लास रेगुलर आना है, क्लास टेस्ट रेगुलर देना है। फिर मैं अपने हर एक छात्र को पकड़ता हूँ, हर एक छात्र। तुमने ऑब्जर्व किया है कि कोई कमज़ोर रहता है, कोई सामान्य रहता है, हर एक छात्र को कभी न कभी पकड़ता हूँ। मैं पकड़ता हूँ, उससे बात करता हूँ, उसकी समस्या समझता हूँ, उसे सुझाव देता हूँ, उस छात्र में आत्मविश्वास भरने की कोशिश करता हूँ और ये विश्वास जगाने की कोशिश करता हूँ कि तू भी विशेष है। असल में मैंने बोला ना कि छात्र अपने ऊपर शंका करते हैं, छात्र अपने ऊपर शंका करते हैं कि होता ये है कि
शिक्षक को उसे समझना होगा कि उस छात्र की क्या परेशानी, वो सामान्य छात्र रहा है, सामान्य छात्र रहा है मतलब स्कूल में शायद उसने पढ़ने की कला नहीं सीखी, शायद उसने समय पर रिवीजन करना नहीं सीखा, शायद उस छात्र का आत्मविश्वास कम है, तो उसे आत्मविश्वास दिलाना होगा, उसे सिखाना होगा कि भाई याद ऐसे किया जाता है, पढ़ने का सही तरीका ये है। अब फिर वो छात्र प्रयास करेगा, क्योंकि हर छात्र चाहता है कुछ ना कुछ बनना। तुम फोकट में टाइम पास करने नहीं आया, वो जो टाइम पास वाले आवारा लफूट लड़के लड़कियां मेरे यहाँ टिकते नहीं है, नहीं टिक पाएंगे ना, वो भाग जाएंगे, 1-1.5 महीना में भाग जाएंगे। लेकिन जो भी छात्र है जो सोचता है कि मुझे कुछ करना है, भले वो स्कूल में कमज़ोर रहा हो या अपने ऊपर उसका विश्वास कम हो, मेरा काम है उसमें आत्मविश्वास का संचार करना, उसकी समस्याओं को समझना, कहाँ वो गलती कर रहा है, क्या उसको पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है, या फिर उसके घर का वातावरण में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो मैं सही सुझाव दूंगा। बाल मेरा ऐसे ही सफ़ेद तो नहीं हुआ है ना। तो मैं अपने हर एक छात्र की जिम्मेदारी लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। तो एक बात बताओ कि जैसे कुछ लोगों का जिनका टेस्ट में शुरुआत में नंबर नहीं आता था, है ना, जैसे गोल्डी तू शुरू की थी तो हाल तेरा बुरा था, कट ऑफ नहीं आता था, परेशान रहती थी, लेकिन भिड़ी रही तो अब तेरा आत्मविश्वास अलग स्तर का होगा। अब तू एग्ज़ाम देने जाती है तो तेरे को लगता होगा अरे ये सब तो मेरे रीच का है, ये सब पढ़ा है मैंने, बस प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है और एग्ज़ाम बहुत करीब है। ऐसा आत्मविश्वास आया कि नहीं आया? वही आना चाहिए। अरे भाई जो ऑलरेडी 90% 12th में स्कोर किया वो तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, शुरू से वो कला जानता है, स्टूडियस है, पढ़ने की कला जानता है, रिवीजन करना जानता है, उसकी सिटिंग है, 3-3 घंटे वो बैठ कर पढ़ता है। लेकिन सामान्य छात्र 90% छात्र कॉलेज तक एकदम खेलते कूदते रहते हैं, पता ही नहीं होता उनको, अचानक होश आता अरे घर वाले मन बोला थे अब नौकरी कुछ पढ़ाई लिखाई कर, कुछ नौकरी करना है, तो तुमको ध्यान आता है प्रतियोगी परीक्षा के लिए चले हम लोग। लेकिन समस्या ये होता है कि कोचिंग तंत्र हमारा ऐसा है, इतना भ्रमित करके रखता है छात्रों को कि छात्र जो है ना, और सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा मतलब कहने को लोग कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अब ऐसा प्रचारित करते हैं, पैसा से यूट्यूब में प्रचारित करके चालाकी से, है ना, 2000 स्टूडेंट खान इकट्ठा करके बड़े से हॉल में पढ़ाता है, उसमें हर प्रकार का स्टूडेंट होगा। अब मैं तुमको लिख के देता हूँ कि 1900 स्टूडेंट सामान्य या कमज़ोर छात्र होंगे। भीड़ में वहाँ बैठा हुआ छात्र वो आए पढ़ा के चला गया, हो गया, वो बच्चे अफसर बन गए। इस भीड़ में हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि 95% बच्चे सामान्य और कमज़ोर क्षेत्र के होते हैं जो प्रचार देखकर उस भीड़ में बैठते हैं और लोग दावा करते हैं हम सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। तो क्या है, उस 2000 बच्चों की भीड़ में क्लास की बैच में 100 बच्चे अच्छे स्टूडेंट आए होंगे, 80% 85% वाले वही करेंगे, उन्हीं में से सेलेक्ट होंगे। अब वो भी सब नहीं होंगे, ये भी बता देता हूँ, उसी में से कुछ लोग सेलेक्ट होंगे और बाकी फिर वही 1900 छात्र जो है भेड़ बकरी की तरह उसी प्रचार में जो प्रचारित किया जा रहा है उसमें जाके बैठते हैं। लिख के रख लो कि किसी भी क्लास की भीड़ में जो ऐसे लंबा सा ना 500-600 स्टूडेंट बैठ के बैठा के लोग पढ़ाते हैं, वो सिर्फ पढ़ाते हैं, शिक्षक नहीं है, वो व्यापारी हैं। इसी को दूर करने की कोशिश मैं करता हूँ। मेरे क्लास में बैठे हुए हर 50 स्टूडेंट का नाम पता होता है, पता होता है, वो टेस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे पता होता है, मैं टोक देता हूँ तुरंत, कोई मेरी नज़र से बच नहीं सकता। और मुझे ये भी पता होता है कि ये ऊपर चढ़ रहा है कि नीचे जा रहा है। जब मुझे इतना पता होगा तभी तो मैं तुमसे बात करता हूँ। मेरे ख्याल से मैं सारे लगभग बारी बारी से सारे छात्रों से कहीं ना कहीं बात करता हूँ कि क्यों भाई तेरा कट ऑफ क्यों नहीं क्लियर हुआ, क्या कारण है। तो मैं बात करूँगा छात्रों से, मैं व्यक्तिगत इंटरेक्शन करूँगा, तब तो छात्रों की कमज़ोरी पकड़ पाऊँगा कि हाँ चाहता है तो मुझे वो छात्र पसंद है जो कमज़ोर है, खेलता कूदता रहा होगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो बेसिक कमज़ोर है। लेकिन मैं उन चंद ब्रिलियंट छात्रों के लिए क्लास नहीं चलाता, मैं उन छात्रों के लिए क्लास चलाता हूं जो विश्वास करके आते हैं कि मैं भी सीखूंगा, मैं भी कुछ कर सकता हूं।
तो मेरा काम क्या है, तुमको समझकर, तुम्हारी मानसिकता को समझकर तुमको सही समय पर आत्मविश्वास देना और तुम्हें सही सुझाव देना कि नहीं तू ऐसा नहीं ऐसा कर। और ऐसा करने से क्या होता है बताऊं, बहुत सारे जो एकदम कमज़ोर छात्र भी रहे होंगे ना, देखना 6 महीने के बाद लाइन पे आ गए, आत्मविश्वास आ गया। आत्मविश्वास ही तो बड़ा खेल है। अगर तुमको मैं आत्मविश्वास दिलाने में कामयाब हो गया कि तुम बहुत अच्छे छात्र हो, साला व्यर्थ में अपने ऊपर शंका करते हो, तुम्हारा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, तुम पढ़ने के तरीके भी सीख गए, रिवीजन का सही तरीका भी सीख गए, अब तो तुम खुद ही तुम्हारा मन करेगा बैठ के पढ़ने का, और जिस दिन पढ़ाई नहीं होगी तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा। यही मैं करने की कोशिश करता हूँ, है ना। उस 2000 की 1000 या 500 के हॉल में इकट्ठा कर लेने से, फर्जी चयन फोटो और फर्जी यूट्यूब में लंबे लंबे मोटिवेशनल डायलॉग दे देने से छात्र तैयार नहीं होता है। छात्र को उसकी जगह जाकर उसको समझना पड़ता है कि मैं बोलता हूँ ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो मैं जानते हो मैं तुम लोगों का मूल्यांकन कैसे करता हूँ। मैं तुम लोगों का मूल्यांकन, मैं कभी भी कोई विषय पढ़ाता हूँ तो ऐसे नहीं पढ़ाता कि मुझे कितना पता है। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि जब मैं वहाँ बैठा था, कभी जाके दिल्ली में बैठा था, बड़ी महंगी फीस है ना, 600 का बैच होता था, 600 का। मैं भी वही नया स्टूडेंट था, मुझे भी पता नहीं था ना, प्रचार बड़े प्रचार आते हैं, तगड़ी फीस है। आज तो 1.25 लाख फीस है प्रीलिम्स की, यूपीएससी की। और मैं तुमको लिख के देता हूँ, मैं भी वही था, मतलब 10th तक अच्छा स्टूडेंट था, उसके बाद क्रिकेट खेलने में बिजी था, फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था। अचानक जोश आया, पहुँच गया दिल्ली बैग उठा के। पिताश्री बहुत खुश हुए, मेरा लड़का यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा है। कोई पैसे कोई समस्या नहीं, जा बेटा। पहुँच गया, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, बता रहा हूँ तुमको। 2-4 लोगों से पूछा, बड़ी बात करते थे वो लोग, बड़ी बात। एक आध बार कोई प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है ना तो वो सेलिब्रिटी हो जाता है, बड़ी बातें करता है, वो ये जताने की कोशिश करता है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ ना। मेरा दिमाग खराब हुआ साला, मैं बोला मेरे को ठीक से बता नहीं रहा है। मैं चला गया दिल्ली। वहाँ जाकर जब एज अ स्टूडेंट मैं वहाँ बैठा, देखा बाप रे, पहले तो फटी मेरी, एकदम भीड़, मतलब बड़ा सा हॉल, सामने टीचर दूर में छोटा सा दिखता था, आता था, 3 घंटे लगातार लिखाया, पढ़ाया, कुछ नहीं, क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, पढ़ाया, 3 घंटा हुआ, चल दिया। तो बोला साला बहुत बड़ा कोचिंग है, आया, पढ़ाया, लोग ताली भी पीट रहे हैं, लेकिन मेरे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मेरे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। मैं इधर देखता था, उधर देखता था। तो 1 महीने बाद मेरे को समझ में आया, वो जिनको जो ताली पीट रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है, वो जानते हो कैसे स्टूडेंट थे। कोई MBBS कंप्लीट करके आया, कोई IIT करके आया है, मतलब बचपने से ब्रिलियंट, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट। लेकिन मेरे बगल में भी एक लड़की बैठती थी, उससे मेरी दोस्ती हो गई। उसका भी 91% था 12th में, लेकिन उसने क्या किया कि उसने MBBS और ये सब नहीं किया। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, वहाँ से आई थी, उसका विषय नहीं था, जो भी सब्जेक्ट शुरू हुआ उसको भी समझ में नहीं है। बोला, वो बोलती, वो वहाँ की थी, नॉर्थ ईस्ट की। ये मतलब, आर यू गेटिंग समथिंग? ऑलरेडी 1 month has passed, I am not getting anything, but rather I am getting confused whether I have chosen the right field or not. बोलती सेम हियर। मैं बोला अच्छा। तो मैं बोला व्हाट्स योर बैकग्राउंड? तो बोलती है 12th दिस आई स्कोर्ड 91%। व्हाट वाज योर परसेंटेज? मैं बोला 50। मैं बोला ना 10th तक अच्छा स्टूडेंट था, उसके बाद तो हम क्रिकेट में बिजी हो गए, स्पोर्ट्स में बिजी हो गए, ले देके तो पास हुआ, तो फेल होने का पूरा प्रोग्राम बनाया था, लेकिन पास हो गया साला, क्योंकि 1 साल और मिलता अंडर 19 क्रिकेट खेलने का ना। क्योंकि अगर मैं कॉलेज से स्कूल से निकल जाता तो मैं फिर मेरे पास एज था और अंडर 19 के लिए खेलने का, तो मैं फेल होने प्रोग्राम बनाया था, लेकिन पास हो गया। शायद पहला स्टूडेंट होऊंगा जो फेल होने को पूरा प्रोग्राम बनाया था, लेकिन पास हो गया।
ना, इस तरह। तो फिर पता चला कि उस लड़की ने एनसीईआरटी और ये सब के होमवर्क वो करके नहीं आई थी, वो भी मेरी तरह सीधे बैग उठा के आ गई थी, तो उसको भी परेशानी हो रहा था। मतलब वहाँ पर उन 500-600 स्टूडेंट में एक तो ब्रिलियंट स्टूडेंट, केवल 90% अबव वाले स्टूडेंट को समझ में आ रहा था, और दूसरा वो लोग भी होमवर्क करके आए थे, समझे, एनसीईआरटी और ये सब बेसिक पढ़कर आए थे कोचिंग। और इस तरह का बताने वाला कोई नहीं था मेरे को। मैं ये अभी भी लिख कर देता हूँ कि यहाँ भी छत्तीसगढ़ में जितने पीएससी की तैयारी करने जाते हैं 90% कोई होमवर्क नहीं होता, कुछ नहीं होता। अचानक ग्रेजुएशन होता है, उनका होश आता है कि कोचिंग करना है, और कोचिंग की ओर भाग जाते हैं। नहीं समझ में आएगा उनको, क्यों? कोचिंग अपना खाना पूर्ति करती है, निकल जाती है। वो मत देखो जो एक एक वीडियो प्रचारित करते हैं वो लोग, वो तो वीडियो बना ही ऐसे जाता है फांसने के लिए। कोचिंग वास्तविकता कुछ और है। तो फिर मेरे को समझ में आया, साला मैं कोचिंग अब मैं अपने जैसे छात्रों के लिए चलाऊंगा, है ना, क्योंकि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट होते हैं उनका वो खेलते कूदते रहते हैं कॉलेज तक, ब्रिलियंट नहीं रहते। कोचिंग की 90% भीड़ ऐसी होती है जो सामान्य छात्र होती है, सामान्य या कमज़ोर, मतलब अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं, वो अब सीरियस होना चाहते हैं, अब सीखना चाहते हैं। लेकिन साला हाई फाई कोई उड़ेगा तो उनको तो वो डाउन हो जाएंगे। हाई फाई कोई, तो मैं तुमको ध्यान दिए होगे कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मैं कोई विषय पढ़ाऊंगा तो तुमको कख ग वहाँ से क्लियर होते चला जाएगा। तुमको ऐसा नहीं होगा अगर ये साला पूरा विषय खत्म हो गया, कहाँ चलीस कैसे चलीस पता नहीं, ऐसा एहसास नहीं होने दूंगा, कभी भी तुमको नहीं होने दूंगा। हाँ, एक बात है कि जिसका गणित बहुत कमज़ोर है, मैं उसको कहता हूँ कि गणित पहली बार में वो पकड़ नहीं आएगी तुम्हारी, इसीलिए मैं सारे छात्रों को बिना फीस लिए लेता हूँ। दोबारा फीस नहीं लेता मैं फीस। मुझे मालूम है कि जिसका गणित कमज़ोर है वो एक बार में सीखेगा ही नहीं, दूसरी बार आओ, दूसरी बार करो। लेकिन उन छात्रों को बिल्कुल मौका नहीं देता जो छात्र इनसिंसियर होते हैं। मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल। एक मेरा स्टूडेंट रहा, कमज़ोर था वो, उसको मैं बहुत समझाता था कि पढ़, मुझसे बात कर, क्या परेशानी है बता, लेकिन वो एंड बैंड चीज़ों में व्यस्त रहता था, मतलब स्टाइल में इधर उधर, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। हीरो बनना है, स्टाइल मारना है, ये सब में ठीक रहे, चाहे साल भर पूरा किया, कोर्स ख़त्म, चला गया। 3 महीने पहले मेरे पास आया, मेरे को बोला सर मैं भटक गया था, मुझे कुछ करना है सर, मैं क्या दोबारा कोचिंग आ सकता हूँ? मैं बोला आओ, दिमाग ठिकाने आ गया है, सीरियसली पढ़ाई करेगा, रेगुलर आएगा? बोला हाँ। बोला कल से आ, कल से आ वाइट बोर्ड क्लास, कोई फीस नहीं लूँगा, ठीक। उसके बाद फिर गायब। 3 महीने बाद फिर मेरे को मैसेज करता, सर मैं आ सकता हूँ क्या? बोला नहीं आ सकता था, भेजा था ना वही है फ़ोटो, नहीं आ सकता। मैं अपने सिंसियर छात्रों को छूट देता हूँ, नॉन सीरियस छात्रों को छूट नहीं देता। अब तू आएगा तो आधी फीस देगा, गायब है, क्योंकि अभी भी वो सीरियस नहीं होगा। अगले दिन वीडियो डाला थे, दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए अपने पैशन को फॉलो करो। पैशन क्या है? यूट्यूबर बनने का। 2 साल से वीडियो डाल रहा है, एक जन लाइक नहीं करे साले, है ना। आज नया वीडियो डाला है ना। आपको अगर सफल होना है तो जो मैं बोल रहा हूं वो मानो, और खुद साला भटक रहा है। अब बताओ मूर्खता है कि नहीं? मेरी बात को माना नहीं। मैं साल भर उससे बात किया हूं, क्योंकि मेरे को उसका नंबर दिखता नहीं था, तो मैं उससे बात करता था, क्या परेशानी बोल। तो जो मैं सुझाव देता था वो पालन करता ही नहीं था, पालन नहीं करता था, आए बाएं चीज में भाग रहा है। तो अब मैं आप उसकी सहायता क्यों करूं? क्योंकि मुझे मालूम है उसको, भाई किसी से मैं बोला कि तुझे कोई दोबारा फीस देने की आवश्यकता नहीं है, तू आ, क्लास चल रहा है, नहीं आया, है ना। फिर गायब, वीडियो में बिजी, रोज वीडियो अपलोड कर रहा है, और 3 महीने बाद फिर बोलता सर मैं क्लास आ सकता हूँ क्या? नहीं आ सकता तू, क्योंकि मैं जान गया वो कितना सीरियस है।
मैं क्यों कष्ट लूँ नॉन सीरियस स्टूडेंट के लिए? मुझे कमज़ोर छात्र पसंद है, लेकिन मुझे उसमें दिखना चाहिए कि वो जूझ रहा है, वो कुछ करना चाहता है। मुझे वो छात्र पसंद है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि शिक्षक वो है जो कमज़ोर को तैयार करके खड़ा कर दे। ब्रिलियंट तो हज़ारों की भीड़ में कुछ ब्रिलियंट छात्र बैठे रहते हैं, वो तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। कोचिंग उनका सहायता करे या ना करे, वो गिरते पड़ते 2-3 साल में सेलेक्ट हो ही जाएंगे, है ना। मैं ये मानता हूँ और इसीलिए पिछड़ता हूँ। मैं भी चालाकी करता ना कि स्कॉलरशिप टेस्ट लूँ, शुरुआत में एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट को छांट लूँ, है ना। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट तो होंगे ही, उनको स्कॉलरशिप जानबूझ के, ये भी चाल है, क्योंकि उन्हीं में से सेलेक्ट होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ बात किया करो। अगर तुम्हें कहीं परेशानी हो रही है बात करो, मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि सास भी कभी, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही वहीं बैठा था। और बता दूं तुमको, तुम लोग अपने ऊपर शंका करते हो, अरे मैं तो दुनिया जहां की चीज़ें करके बैठा हूँ। मैं दिल्ली जाने से पहले मेरे पीठ में चाकू लगा था, मैं बड़ी मुश्किल से बचा था। तो समझ जाओ काका कैसा कैसा कांडकारी आदमी था मैं, है ना। उसके बाद सामान्य सा छात्र जाकर वहाँ बैठा, वहाँ कोचिंग से नहीं सीखा मैं। तुमको आज जो संविधान में पढ़ाता हूँ वो बड़ी आसान करके, वो मेरी अपनी कला है, उनकी नहीं। वो तो समझ में नहीं आ रहा था, कहा आता था बोलता चल देता था, नहीं समझ में आया मेरे को कहाँ पढ़ाता था। यार इतना बड़ा फीस ले लिया, घर में बोल नहीं पा रहा था मैं, पापा इतना सारा फीस लिया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ाता है वो। क्यों? क्योंकि वो नए छात्रों के हिसाब से पढ़ाता ही नहीं था। तो ये समस्या मैं वहाँ देखा दिल्ली में, इसलिए मैं अपने पढ़ाने का स्तर कैसा रखता हूँ कि एक छात्र जिसको कुछ नहीं पता वो आए और उसको भी मैं संविधान और कोई विषय शुरू करूँ सिखा दूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ। तुम कोर्स खत्म करो, ईमानदारी से रेगुलर आओ, टेस्ट दो, तुम बता दो, तुमको कोई शंका होगी ही नहीं। यहाँ तो छात्र बड़ी बड़ी नाम की कोचिंग से 6-6 महीना 8-8 महीना खत्म हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता क्या हुआ क्या हुआ। पूछ के देख लेना, पता ही नहीं होता क्या हुआ, कुछ नहीं पता है उनको। मैं ये नहीं चाहता, मेरा स्टूडेंट जो रेगुलर आएगा, भिड़ेगा, रेगुलर टेस्ट देगा, मेरी बात मानेगा, वो कोर्स खत्म होने के बाद दोबारा कोचिंग का मुंह देखना नहीं पड़ेगा उसको, ना इधर ना कहीं और। हाँ, जिसका गणित कमज़ोर होगा वो दोबारा गणित के लिए आता ज़रूर है। नहीं तुमको लगेगा ही नहीं कि दोबारा तुमको क्लास करने की ज़रूरत है, कभी नहीं लगेगा। ठीक, इसलिए जो बोलता हूँ मान लिया करो एकदम। मुझे आंख मूंद करके मानने वाले बता देता हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में पीएससी प्री क्रैक करते हैं, पहले अटेम्प्ट में, है ना। 2 साल के अंदर व्यापम में फूड इंस्पेक्टर, मंडी निरीक्षक बन के निकल गए। और बता रहा हूँ, ब्लाइंडली फॉलो करते थे मुझे, जो मैं बोलता था मतलब पत्थर की लकीर, सर बोले मतलब करना है। और मैं जो सुझाव देता हूँ, मैं एक छात्र की मानसिकता को समझकर सुझाव देता हूँ। ठीक।